अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल हम आपको आगाह करते चलें क्योंकि ये इस वक्त काफ़ी गंभीर होती जा रही है। जिस तरह कि मैं आपको पहले भी बताता हूं कि इस दफ़ा जो वायरस है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स हैं लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा, और जब उनके चेस्ट के एक्सरे होते हैं तो फिर पता लगता है कि वो काफ़ी डैमेज कर चुका हुआ है। तो ये एक दफ़ा फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो पिछले 24 घंटे के फिगर्स हैं मेरे पास, उनसे मैं आपको एक बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 3795 नए केसेस आए हैं कोरोना के, और पिछले 24 घंटों में 37 अफराद जो हैं कोरोना की वजह से जान बहक हुए हैं, और रिकवरी रेट बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। हम हमेशा इस बात पर हमारा यकीन है कि अल्लाह की तरफ से ये अजाब आया हुआ है और अल्लाह पे हमारा तवक्कुल है, यकीन है, और ये वही हमें इससे निजात दिलाएगा, और इसलिए लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में 39,076 टेस्ट हुए हैं, और इस वक्त जो क्रिटिकल हैं वो 103 हैं। तो मैं इसीलिए ये बताता हूं आप सबको कि एहतियात सिर्फ 3 चीजें हैं: मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, क्राउडेड जगह पे ना जाएं, और दूसरा हाथ बार बार धोएं, और जिस वक्त भी हो सके आप मुमकिन हो हाथ धोएं। 20 सेकंड के लिए कहते हैं कि सोप से हाथ धोएं। ये तो एक जो मैसेज है ये मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि ये आप लोगों को देना बनता है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी जा चुके हैं। अरशद वहीद चौधरी जियो के रिपोर्टर थे, उनका भी इंतकाल कोरोना से हुआ और कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कोई महीना शायद हुआ है। और अभी हमारे दोस्त रिपोर्टर तारिक मलिक साहब, वो भी इस वक्त एडमिटेड हैं होली फैमिली में। तो नाज़रीन, दरख्वास्त यही है कि खुदारा एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मरियम सफदर साहिबा ने आज एक रैली निकाली लाहौर के अंदर, और वो वहाँ तक शादरा पे जाके उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा अपने लोगों से कि जनाब 13 दिसंबर को अगर आपको कोई कन्वेंस ना मिले, गाड़ी ना मिले, रिक्शा ना मिले, बस ना मिले, कोई कन्वेंस ना मिले, फिर भी आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप मीनार पाकिस्तान 13 दिसंबर को पहुंचें। उन्होंने कहा कि पीडीएम कल यानी कि 8 दिसंबर को बड़े फैसले करने जा रही है। अब आर या पार की सूरत हाल है। उसके अलावा जो उन्होंने बात की, जो कल बात की थी उन्होंने, कि रिजाइन करने के हवाले से, कि जो एक बहुत इस वक्त मामला चल रहा है और हम पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि अब ये फैसला तकरीबन कर लिया है पीएमएलएन ने कि उनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस्तीफा देंगे, जो कि बेसिकली एक लास्ट ऑप्शन था, लेकिन अब उस पर बहुत तेजी से जो है रिव्यू किया जा रहा है। और 8 तारीख को जो फैसला हो रहा है, जो कल पीडीएम का इजलास है, उसमें ये फैसला करना है। और उन्होंने कहा है कि अगर पार्टियों ने रिजाइन करने का फैसला किया, यानी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर रिजाइन करने का फैसला किया, तो तमाम मुंतखब जो अरकान हैं वो किसी दबाव में आए बगैर इस्तीफा दें, और अगर किसी दबाव में आकर ना किया तो अवाम उनके घरों का घेराव करेंगी। अब ये तमाम पार्टियों को मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है। राना तनवीर साहब, मैंने देखा वो आज उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्तीफों का फैसला पार्लिमानी पार्टी, जिसमें तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर हों, पार्लिमानी पार्टियां बैठें और उसके बाद उसमें सोचा जाए कि इस्तीफा कब देना है, और अगर फैसला होता है तो सब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कायरा साहब ने आज कहा कि जी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बार बार इजलास होंगे, एक कल होगा, उसके बाद भी होगा, फिर जलसे होंगे, जुलूस होंगे, उसके बाद फिर इजलास होंगे, और फिर एक टाइम पर आकर तमाम क़यादत अगर फैसला करेगी इस्तीफा तो इस्तीफा भी दे देंगे। मतलब ऑप्शंस हैं जलसे, लॉन्ग मार्च, धरना, इस्तीफा। ये एक सीक्वेंस था, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद इस्तीफों की बात पहले जो है उस पर की जा रही है। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने इजलास चेयर किया, एक तर्जुमानों का जो कि हुकूमती और पार्टी के तर्जुमान हैं, उसमें यह फैसला किया गया कि हुकूमत किसी भी किस्म का दबाव डालकर जलसा नहीं रोकेगी। ताहम जो भी मुंतजमीन हैं उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कोरोना के फैलाव से बचाव के लिए कुछ फैसले किए हुए हैं वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने, और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मोहर जब्त की हुई है कि जनाब जो फैसला किया है वफाकी हुकूमत ने वो सही है। तो उस तनाजुर में केसेस हो सकते हैं।
انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت پرانے اچھے دوست سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب. ابھی حال ہی میں انہوں نے JUIF جوائن کی ہے اور یہ پہلے فیڈرل منسٹر فار انوائرمنٹ بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آفریدی صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا. احمد یار ہراج صاحب چیئرمین وزیر اعظم انسپیکشن ٹیم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, بہت بہت شکریہ مجھے اسکائپ پر جوائن کرنے کا. ہراج صاحب آپ کا بھی. اور سینیٹر محمد غوث نیازی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی جوائن کرنے پر. حمید اللہ جان آفریدی صاحب, پہلے ذرا قمر زمان کائرہ, رانا ثناء اللہ اور صفی اللہ صاحب نے آج کیا بات کی یہ ذرا سن لیں, اس کے بعد پھر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جی حمید اللہ جان آفریدی صاحب, قمر زمان کائرہ نے بھی کہا کہ ورکرز آئیں گے, بہت بڑی تعداد میں آئیں گے, تمام پارٹیوں کے ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوں گے اور جھنڈوں میں ڈنڈے بھی ہوں گے. یہ بھی ایک انہوں نے بات کی تھی کہ یہ بھی بڑی ایک وارننگ سی دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی دھمکیاں عمران خان صاحب دے رہے ہیں. میں نے بتایا کہ آج کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی زور زبردستی جلسوں کو نہیں روکا جائے گا, ایک کے بجائے 3 کریں مینار پاکستان میں. دیکھیں ضمیر بیسیکلی تو گورنمنٹ شروع سے ہی جو ہے کہہ دیتی ہے پہلے کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے اور پھر زبردستی ان جلسوں کو روکتے بھی ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ ٹھیک ہے کرونا ہے اور ساری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, لیکن PDM کے لوگ کہتے ہیں کہ کرونا سے زیادہ بیماری یہ حکومت ہے جو مسلط کی گئی ہے. تو لوگ جانوں کی پرواہ کیے بغیر ادھر آ رہے, کوئی زبردستی تو نہیں. جتنے بھی ورکرز ہیں پارٹیوں کے ہیں PDM کے ہیں ان کو پتا ہے کرونا ہے, لیکن وہ ولنگلی اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں سارے حالات ملک کے. مہنگائی دیکھ لیں, بیڈ گورننس دیکھ لیں, لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. اب ایک فیصلہ ہو چکا ہے PDM میں اور حکومت کو زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے, ان کو پاسٹ میں جانا چاہیے. وہ خود دیکھ لیں کہ جب ان کے جلسے جلوس تھے ان کو باقاعدہ گورنمنٹس نے پروٹیکشنز دی ہوئی تھی. اب وہ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ جو بھی جلسہ ہوتا ہے ملتان کرین لے کر آئے تھے عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب, انہوں نے کنٹینر ہٹائے اور اس کے بعد ان کے اوپر یہاں پہ آنسو گیس بھی ہوئی, اور جو پولیس کی پٹائی اور بار داڑ, وہ ساری چیزیں کوئی اتنی پرانی تو نہیں ہے, سب کو یاد ہے, کوئی اتنی پرانی تاریخ کی باتیں نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو اب اس میں مزید حالات خراب نہیں کرنے چاہیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں روکیں گے, لیکن یہ پھر بھی روکیں گے. یہ پریشانی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ جی یہ پھر بھی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ لوگ نہ آئیں. لوگ آنا چاہتے ہیں, آپ جلسے دیکھ رہے ہیں. جس PDM کی قیادت لوگوں کو بتاتی ہے کہ جناب اس کے یہ محرکات ہو سکتے ہیں, کرونا اتنا سنگین ہے. وہ SOPs پہ ہوتے ہیں سارے, آپ دیکھ لیں موسٹلی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تک تو میں نے کہیں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ظاہر ہے اتنے کراؤڈ میں تو مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی محرکات کو آپ لوگوں کو سنتے ہیں آئے دن. یہ لوگ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, شہروں کے بھی لوگ ہیں, دیہاتوں کی بھی ہے, یہ تو ٹی وی پر بھی چلتا ہے, اخباروں میں بھی آ رہا ہے, ریڈیو پر بھی چلتا ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو آتے ہیں اور ولنگلی آتے ہیں. چلیں, حمید اللہ جان آفریدی نے کہا کہ جی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, یقیناً یہ معاملات ہیں, لیکن آج ہی حفیظ شیخ صاحب نے بھی ایک پرائس کمیٹی کا اجلاس چیئر کیا اور جس میں بتایا گیا کہ 17 اشیاء خرد و نوش جن میں میجر چیزیں بھی ہیں ان کی قیمتوں میں واضح طور پر کمی واقع ہوئی ہے, لیکن یہ جو مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ذرا مختلف ہے. مہنگائی ہے ابھی, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب, آپ نے سن لیا جس طرح میں نے کہا, حمید اللہ جان آفریدی کا خیال ہے کہ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ وہ بالکل نہیں روکے گی, کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی, لیکن ان کا خدشات ہیں کہ روکے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے وہ کیا واقعی جو ہے وہ حکومت کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے انشاءاللہ وہ PDM کی جو تحریک ہے اس کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا, اور اس میں بہت سارے فیصلے ایسے ہوں گے انشاءاللہ جو ملک کی تقدیر بدلیں گے اور عوام کی تقدیر بدلیں گے. اور عوام جو اس کا مہنگائی بھی دیکھ رہے ہیں اور بے روزگاری جس طرح کی ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے, اور لوگوں کو گھروں سے جس طرح لوگوں کو جو ہے نکالا جا رہا ہے, گھر گرائے جا رہے ہیں, تو لوگ تو بہت پریشان ہیں. ہماری توقع سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس جلسوں میں آ رہے ہیں, اور حکومت اپنے ہر کنڈا آزماتی ہے. ملتان میں انہوں نے سارے کنڈے آزمائے, جب دیکھا کہ ہم سے یہ نہیں رک سکے گا تو اجازت دیتی. میں ابھی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں جس کے خوشاب ہے, لیکن یہاں بھی کل ہلکے سے ہم نے ایک ریلی نکالی تو ہمارے پہ سب کے FIR درج ہو گئی اور
तो ये रोकने की हर कोशिश कर रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे रोकें। तो हर तरीके से नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लोगों को तसल्लियां दे रहे हैं। कभी वो दीन का सहारा लेते हैं, कभी अखलाकियात का सहारा लेते हैं, लेकिन लोग अब इतने तंग आ चुके हैं। और यकीन जानिए कि हम तो 5 साल पहले जब ये सिलेक्टेड हुकूमत आई थी तो हमने तो उस वक्त कहा कि जैसे तैसे आई है, जमहूरी निज़ाम को चलना चाहिए और ये 5 साल पूरे करें। लेकिन 2-2.5 साल में इन्होंने मुल्क का हशर कर दिया। मुआशी हमारी की हालत है मुल्क की, वो भी आपके सामने है। अब जब मीशत कमजोर होती है तो आपको पता है कि मुल्क का डिफेंस भी कमजोर होता है। तो और फिर हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक हफीज शेख साहब और एक बाकर साहब तो जो है वो एक मीशत संभाल रहे हैं, बाकी एक एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और 3 इदारे हैं गैर मुल्की जो पाकिस्तान की मीशत को संभाल रहे हैं। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जी ये जो हफीज शेख वगैरह ये किसी प्राइवेटाइजेशन की जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है उसकी सदारत नहीं कर सकते। वाज़े तौर पर वो बिल्कुल मैंने सुना है। यकीनन जो आपने खदशात जाहिर किए हैं वो हैं, मौजूद हैं। हम पूछ लेते हैं अहमद यार हिराज साहब से, प्राइम मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन हैं। उनको तो बहुत ज्यादा टास्क मिलती होगी कि जी आप देखें महंगाई है कि नहीं है, वो यकीनन इस पर हमें ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। अहमद यार हिराज साहब, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने कल अपने जो सोशल मीडिया कन्वेंशन थी उस पर खिताब करते हुए कहा कि उनका कसूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो वोट को इज्जत दिलाने के लिए बाहर निकले थे, जमहूरियत को असल रूह में बहाल करने के लिए जो है उन्होंने अलम उठाया था और जिसकी उनको सजा मिल रही है। तो ये पनामा वानामा तो कुछ नहीं था ना, उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं थे और कोई करप्शन के केसेस नहीं थे। उन्होंने जो पैसा जो बनाया, जो एवन फील्ड और जो भी जीजिया हिल मेटल वटेवर, ये तो नहीं था ना। इशू तो वही था कि उन्होंने वोट के हक में आवाज उठाई थी कि वोट को जो है इज्जत दो। देखिए जमीर साहब, ये 2-3 बातों को ना आपस में कंफ्यूज करते हैं। ये जिस वक्त बात होती है तो उसका बैकग्राउंड और उसका हालात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए उस वक्त उनकी अपनी हुकूमत, उस वक्त कोई पीटीआई पर सर इख्तिदार नहीं था। सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। अब ये एहतजाज जो है इनको करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के आगे करना चाहिए। अब मियां साहब बैठ के लंदन में अजीबो गरीब बयान देते रहते हैं और ये एक कंफ्यूजन की फिजा क्रिएट करते हैं। इनके पता नहीं ये किसको ये बनाना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को बात समझ आई खड़ी है। एक बहुत बड़ा बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसने तमाम हालात का जायजा लेकर उनको डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद मियां साहब को बकायदा सजा भी हुई। सजा होने के बाद वो जेल चले गए। जेल जाने के बाद उनको हमदर्दी की बुनियाद पे इलाज की खातिर लंदन भेजा गया। एक वादा करके वो लंदन गए कि मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ। उस वादे से भी उन्होंने इनराफ कर लिया है और अब वो वापस आने को तैयार नहीं है और वहां से बैठ के अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं। सही। केसेस उनके नैब में है और नैब का चेयरमैन से लेके नैब के एक अदना मुलाजिम तक तमाम हजरात जो हैं वो या पीपल्स पार्टी दौर के लगे हुए हैं या नून लीग के दौर के लगे। इनमें कोई एक फर्द ऐसा नहीं जिसको पीटीआई की हुकूमत के दौरान पीटीआई ने तैनात किया। सही। अच्छा, ये जिस वक्त उन्होंने बड़ी सोच समझ के वहां पे लोगों को लगाया, बिठाया, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को लगाया, उस वक्त इन्होंने खुशियां मनाई, हमने बहुत अच्छी सिलेक्शंस कर ली। अब जिस वक्त इनके हक में फैसला आता है तो वो सारे इदारे अच्छे हो जाते हैं जिनको ये गाए बगाए अपनी तकरीरों में निशाना बनाते रहते हैं। और जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सारे इदारे जो है वो इनके लिए, इनके नजदीक वो गैर आईनी भी हो जाते हैं, गैर कानूनी भी हो जाते हैं और वो पता नहीं किसी एजेंडे का शिकार भी हो जाते हैं। सही। अब बात यह है कि इकोनॉमी की बात अभी हो रही थी कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर दिया इकोनॉमी के साथ। मैं उसके ऊपर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जिस वक्त IMF में पीटीआई की गवर्नमेंट गई, निगोशिएशंस हो रही थी और वो निगोशिएशंस हो गई, उस वक्त नून लीग के अपने लोगों ने, यानी इनका अपने एक वजीर साहब होते थे खजाना के, मिफ्ताह इस्माइल साहब, वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत से फैसला नहीं हुआ, इनको 6 महीने पहले IMF में जाना चाहिए था। यानी इस बात का क्या मतलब है जमीर साहब? इस बात का मतलब यह है कि नून लीग की हुकूमत जो गुजरी थी, खत्म हुई थी पिछले इलेक्शनों से पहले,
وہ پاکستان کے خزانے کو خالی چھوڑ کے گئی تھی، جس کا اعتراف خود مفتہ اسماعیل صاحب وزیر خزانہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو فوراً IMF میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو تو پتا تھا خزانہ خالی ہے۔ صحیح جی، اب یہ بحث تو صرف یہ کرتے دیر سے گئے یا 6 مہینے پہلے گئے، مطلب ہے جو خزانے کو خالی کر کے گئے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 5 سالہ نون لیگ کی حکومت کا جو اختتام ہے وہ IMF کی دہلیز پہ ہونا بالکل جی، چاہیے۔ وہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں۔ ذرا کوئکلی مجھے بتا دیں کہ PDM کا جو 13 تاریخ کا جلسہ ہے، اس سے آپ مطلب حکومت پریشان ہے، خوف زدہ ہے؟ کیونکہ دونوں میرے جو گیسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ جی بالکل نہیں روکا جائے گا، لیکن پھر خوف کے مارے ایسے اقدامات کر دیتے ہیں کہ جس سے مطلب PDM کے جو لیڈرز ہیں یا ان کے ورکرز کو روکا بھی جاتا ہے، پکڑ دھکڑ بھی کی جاتی ہے۔ آپ نے تازے پروگرامز دیکھے ہوں گے پچھلے چند دنوں کے اندر، جس میں وزیر اعظم صاحب لائیو آپ کو نظر آئے ہوں گے، بعض انٹرویوز میں، بعض دیگر جگہ پہ منصوبوں کو وزٹ کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ۔ آپ نے ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ سیاستدان کے چہرے پہ تو پریشانی نظر آنی بھی نہیں چاہیے جی، اگر ہو بھی تو یہ تو ہم نے مطلب سمجھا ہے۔ اگر کوئی پریشانی کچھ نہ کچھ تو نظر آتی ہے نا۔ صحیح، یہ جلسے کرتے رہے، شوق سے کرتے رہے، ان کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل صحیح جی۔ مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا، کے بعد آئیں گے تو پھر یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ تمام پارٹیوں کے الیکٹڈ لوگوں کو جب استعفے کا فیصلہ ہوگا تو استعفے دینے چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو ان کے گھروں کے گھیراؤ کیے جائیں گے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے شادرہ میں اپنے ورکر سے خطاب کیا جب ریلی نکالی انہوں نے جاتی عمرہ سے، اور وہ وہاں تک گئیں بیسیکلی لاہوریوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ 13 دسمبر میں ان کی حاضری سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ PMLN جو ہے اس وقت ہوسٹ ہے 13 دسمبر کے جلسے کی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بات کی اور مریم صاحبہ نے کیا بات کی، یہ ذرا سن لیں۔ جی حمید اللہ جان آفریدی صاحب، آر یا پار 13 دسمبر کو، اور اگر نہ ہوا نہ آر نہ پار تو پھر PDM کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ تو بیسیکلی PMLN نون کی طرف سے ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، PDM کے فورم سے لیکن بات کریں نا، PDM کے فورم سے اس دفعہ چیزیں صدارت آپ کے پاس ہے، JUIF کے پاس، اس دفعہ چیزیں چینج ہیں۔ دیکھیں اگر پاسٹ میں بھی آپ دیکھیں، پہلے بھی جب JUIF کا دھرنا یہاں انہوں نے دیا تو کافی لوگوں نے نوٹس کیا کہ جی اس میں PMLN نون اور PPP اس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور سٹیجوں پہ آ کے تقریریں کر کے چلے گئے، جو کہ جنرلی مولانا فضل الرحمان کا سٹریچر بننے کی بنیادی عوام میں وجہ ہی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ اس پہ کھڑا رہتا ہے، وہ پھر درمیان میں بدلتا نہیں ہے ان چیزوں پہ۔ اور اس فورم پہ تو PDM کے بڑی ایک قسم کی ایگریمنٹس آپس میں ہوئی ہے، PMLN یا PPP۔ اب اگر یہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے میں کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اپنے ورکر ہیں وہ بھی ان کو نہیں بخشیں گے اور نہیں چھوڑیں گے، ان کے پاس اب گنجائش نہیں ہے۔ PDM کے فورم سے جو ڈیسیجن آ جائے وہ ہر پارٹی کو ماننا پڑے گا، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ تو مریم کا یہ بیان بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اب PDM میں جو فیصلہ ہو جائے وہ ہم کر گزریں گے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ جی ریزائن کر کے ہم سیٹیں لوز کر چلیں۔ وہ جب استعفوں والی بات بہت اہم ہے کیونکہ وہی سب سے زیادہ اہم کوسچن ہے PDM کے لیے، اور کتنی یونائٹڈ ہے وہ، اس پر جب ہم جائیں گے اگلے چنک میں اس پر بھی بات کرنی ہے، اس پہ قائرہ صاحب نے بھی بات کی ہے، باقی مریم صاحبہ نے بھی بات کی ہے، وہ بات کریں گے۔ غوث نیازی صاحب، یہ جو صورتحال ہے آر یا پار، اتنا یقین کس بات پر ہے؟ اور یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ کیا سینٹ کے الیکشنز میں جانے سے پہلے بہت بے چینی زیادہ ہے PDM میں کہ اس کے بعد شاید حکومت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، ایک سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں اور ملک میں اور بھی مسائل ہیں، مہنگائی کا ہے،
लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बेरोजगारी का मसला है और मसले हैं। और फिर सेनेट का इलेक्शन जिस तरह पिछले दौर में यानी कि 2018 में जिस तरह रिगिंग की गई, एक बलूचिस्तान से एक वेव चली और बलूचिस्तान में जिस तरह मेंबरान की वफादारियां तब्दील की गई, और हमें ये भी एक शक है कि इस दफा भी वही खेल दोहराया जाएगा। अब देखो ना, बात उसी 18वीं तरमीम पे, इसमें हमने तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर सूबों को एक मुख्तारी दी थी, लेकिन अब बाद में ये एक सदारती निजाम की बातें हो रही हैं। तो एक तो ये फैक्टर है कि ग्रुप के तमाम सियासी पार्टियां जो है तजस्सुस है कि शायद ये इनको साइड लाइन करके एक सदारती निजाम की तरफ अपने मनपसंद बंदे को, जिस तरह इमरान खान को सिलेक्ट करा के दिखा दिया, इस तरह एक इलेक्शन सेनेट में भी अब सिलेक्ट बंदे ला के। वैसे माज़रत से न्याई साहब, नेशनल गवर्नमेंट का तो आपने सुना, बिलावल ने भी जिक्र किया, बाकी दीगर पार्टियां भी, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अभी तक ना मतलब जिक्र आया था, लेकिन पॉसिबल हो नहीं सकता। आइन में तब्दीली की जरूरत है, और अगर आप लोग नहीं होंगे तो आइन में तब्दीली कैसे हो? देखो, एक वो तो आपने सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की, तो मैंने उस तरफ के अगर सेनेट में वो किस तरह सही कि अगर सेनेट में इनकी मतलब पावर हो जाती है तो वो ये इस तरफ जा सकते हैं, आपका ये ख्याल है? हम उधर जा सकते हैं, लेकिन हमारा ये इशू है कि अब देखो, हमारा एक तो अंदरूनी तौर पर, मुआशी तौर पर लोगों में एक बेयकीनी की सूरत हाल है, और फिर देखो हमारा जब मईशत कमजोर होती है, डिफेंस कमजोर होता है, और खारजा पॉलिसी अपनी देख, आज आप देख लें कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां जो हमारा दोस्त हुआ करता था, आज वो उनकी दावत पर इंडियन आर्मी चीफ जो है वो जो है दौरा कर रहा है, वो यूएई भी जाएगा। तो ये एक इमरान खान की ये एक नाकाम खारजा पॉलिसी है। हमें जो है दीवार के हम बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं, कोई हमारे से बात ही कर रहे हैं, हम पे एक गैर जरूरी दबाव डाला जाता है FATF के जरिए कि आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक में ले जाएंगे, ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। एक चाइना हमारे साथ खड़ा है, और वो कब तक खड़ा रहेगा अगर हमने अपने आप को ठीक न किया? इसका एक ही तरीका था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चूंकि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मुल्क स्टेक होल्डर्स को दिखाता कि ये मुआशी मसाइल है, ये मुआशी मसाइल है, ये प्रॉब्लम है, हमें इकट्ठे मिलकर निकलना चाहिए। बिल्कुल, अगर घर मजबूत हो तो आप बाहर आलमी दुनिया से भी उसी जोर से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने न्याजी साहब। अहमद यार हिराज साहब, ये सारी सूरत हाल आपने सुनी राना साहब ने कि भाई इस दफा आर या पार, और वो फिर कहते हैं आर ही होगा। एक तो ये मुझे बता दें कि ये आर क्या होगा, और पार तो मुझे लगता है कि पार लगने वाली बात होती है। आर मेरी शायद उर्दू हमीदुल्लाह जान, एक्सक्यूज टू जाने आलम साहब मरहूम हमारे उस्ताद थे, लेकिन तो और मरियम साहिबा कहती हैं कि उन्होंने भी यही कहा कि बस बहुत अहम फैसला होने जा रहा है कल, और बस अब आर या पार की बात है। ये जमीर साहब, आर तो मेरा ख्याल है वो है जहाँ पे ये इस वक्त खड़े हुए हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आर ही होगा, तो मतलब है ये वहीं पे खड़े रहेंगे, ये दूसरी तरफ नहीं पहुंचेंगे जहाँ पे ये पार होएगा। तो ये तो मुझे तो ये समझ आई है इनकी बात से। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब ख्वाहिश करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अगली बात इन्होंने न्याजी साहब ने की है FATF की। अब ये भी मैं यहाँ पे याद दिलाता चलूं कि ये जो इनके मुताबिक इस वक्त खारजा पॉलिसी की नाकामी हो रही है इस हुकूमत में, और पिछली हुकूमत जो थी वो खारजा पॉलिसी उसकी बहुत अच्छी थी, तो ये FATF की ग्रे लिस्ट में जिस वक्त पाकिस्तान उसमें लगाया गया है ग्रे लिस्ट में, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी पाकिस्तान। ये FATF का तोहफा भी हमें नून लीग की हुकूमत दे के गई है मईशत के साथ साथ। तो ये इनको ये बातें भी याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान तो इस वक्त खारजा पॉलिसी के मैदान में बहुत कामयाब हो रहा है। अभी जो ताजी कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम ममालिक की, उसमें कश्मीर का बहुत शद्दोमद के साथ केस जो है वो प्रेजेंट हुआ, और वो उजागर हुआ, जिसपे इंडिया को कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। बिल्कुल, और डोजियर जो अभी दिया गया है भारत के हवाले से, डोजियर जो आलमी बरादिया जा रहा है और सामने रखा जा रहा है, उसकी भी बहुत अहम है। माजरत से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है हिराज साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद यार हिराज साहब, कमरजमान कायरा ने क्या बात की इस्तीफों के हवाले से, वो भी सुन लें तो फिर मैं आपका बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा जो आपने पहले की थी। देखें, ये शोर होना हमारा इसमें इशू ही नहीं है, ये उनकी अपनी ख्वाहिश और अपना प्रोगेटिव है। आपको लगता है कि होगा ऐसा? देखिए, मुझे जाती तौर पे तो नहीं लगता कि इस तरह का होगा, लेकिन अगर आप ये पूछना चाहें कि हमारे पास इस चीज की श्योरिटी क्या है, तो श्योरिटी तो कोई भी नहीं है। तो अपना एक फेल है, उसको क्या इंसान प्रेडिक्ट कर सकता है। बहरहाल बात यह है कि ये जो कायरा साहब ने अभी बात की ना कि हम इस्तीफे दे देंगे और आधी असेंबली चली जाएगी तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकता। देखिए, आइन में इस तरह की कोई शिक मौजूद नहीं है कि इतने फीसद लोग अगर इस्तीफे दे दें तो असेंबली का जवाब खत्म होता है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये उसी बात के बीच में कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। जब आइन के मुताबिक चलाने की बात कर रहे हैं तो फिर आइन के मुताबिक ही चलेगा ना। आइन तो कहता है कि ज़िमनी इलेक्शन होगा जहां पे इस्तीफा होगा, तो ये दे इस्तीफे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद करेगा और पीटीआई की जो कमजोरी रह रही है नंबर वाली, वो इंशाअल्लाह इसी ज़िमनी इलेक्शनों में पूरी हो जाएगी। ये तो आसान सा इनका प्रोग्राम है, हम बिल्कुल इस प्रोग्राम की तायीद करते हैं, इनको देने चाहिए इस्तीफे। दूसरी रही बात कि जिस वक्त ये एतराजात की एक लगातार तसलसल शुरू करते हैं, ये इस हुकूमत की अचीवमेंट्स को सिरे से नजरअंदाज कर देते। जिस वक्त ये हुकूमत आई, और मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि नून लीग के साबिक वजीर खजाना ने खुद बताया कि इस हुकूमत को चाहिए था कि ये फौरन IMF पे चले जाते, यानी उनको अंदाजा था कि इस मैशत के और इस खजाने के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि ये खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो उस वक्त डिफॉल्ट से इस मुल्क को इमरान खान की क़यादत ने निकाला। ये जिन मुल्कों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे दोस्त मुल्क की और मदद को नहीं आए, वो उस वक्त पूरी मदद को आए। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे अकाउंट्स में प्लेस किए, हमारी फॉरेन एक्सचेंज को उन्होंने सहारा दिया। सही, उसके बाद एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत परफॉर्म कर रहा है, और ये पिछले सालों में यानी पीपल्स पार्टी जहां पे छोड़ के गई थी उनकी हुकूमत एक्सपोर्ट्स नून लीग के दौर में, उससे भी नीचे चली गई। अब ये वापस पिकअप कर रही है और एक्सपोर्ट बढ़ती है तो रुपया स्टेबलाइज होता है। आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट कहां से कहां वापस आया, तो ये स्टेबलाइजेशन कोई छोटी सी बात नहीं। सही। उसके बाद सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को पैरों पे खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ये कोई छोटी छोटी बातें नहीं है। बाकी रही फूड इन्फ्लेशन की बात, फूड इन्फ्लेशन इस वक्त एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। सारी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन हो रही है, जिसके ऊपर कई फोरम्स पे डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल है राज साहब, बिल्कुल सही फरमाया कि फूड इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, लेकिन बाकी मुल्कों में शायद थोड़ा सा सेफ्टी नेट्स भी हैं, कुशंस भी हैं, हमारे यहाँ शायद वो इतना नहीं है। इस वजह से ज्यादा ब्रंट फील करती है हमारी अवाम महंगाई की। यकीनन बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जिनको कम अज कम एक मतलब खुले दिल सियासतदान को चाहिए कि उसको भी अप्रिशिएट करें। अगर इनको मतलब नजर आता है तो हमीदुल्लाह वो आप भी बताइएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जरा जाना चाहूंगा गौस न्याई साहब की तरफ। गौस न्याई साहब, एक तो ये बता दें कि एक आम तासुर यह है कि शायद पीडीएम ने एक पूरा तरीकाकार वज़े किया था कि जनाब ये जलसे होंगे, उसके बाद रैलीज होंगी, लॉन्ग मार्च होगा और फिर धरने की ऑप्शन होगी, उसके बाद जो है इस्तीफों की तरफ जाएंगे। लेकिन अब लग ये रहा है कि पीएमएलएन शायद जरा जंप करना चाह रही है लास्ट ऑप्शन पे पहले, और वो कल इतलात ये भी आ रही है कि कल का जो पीडीएम का इजलास है उसमें पीएमएलएन इस चीज पर जोर देगी कि फौरी तौर पर इस्तीफों की डेट्स अनाउंस की जाएं कि जी फलां तारीख के बाद इस्तीफे लेना शुरू कर देंगे हम। नियाजी साहब, जो भी फैसले होंगे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे और उसमें हम अपने सजेशन देंगे। और जिस तरह थे कि हमारे जो 24 नुकात हैं हमारे एग्रीमेंट हुए उसके मुताबिक जो है हम उस पर अमल करेंगे और कंसेंसस दे। मकसद ये है कि इस अवाम को इस नालायक हुकूमत से निजात दिलानी है। अब किस तरह करना है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने यही शुरू किया था कि हम जलसे करेंगे, तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स में जलसे करेंगे, उसके बाद हम रैली निकालेंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगा। और हम इतना प्रेशर हुकूमत पे बढ़ा देंगे कि हो सकता है कि हमारे जो है वो जो है हमारा टारगेट हम पहले ही हासिल कर लें।
क्योंकि ये हुकूमत एक बिसाखियों पे खड़ी है। इस्तीफों की नौबत इसमें ना आए, आवाम में मतलब कोई आपका रोष कहने का नहीं रही। मतलब है कि और भी मेरे को इस्तीफों की शायद नौबत ना आए। नहीं, वो तो देखिए कल यही असेसमेंट होगी कि इस्तीफे हम कब आप देने चाहिए या उस लॉन्ग मार्च के बाद देने चाहिए। हमारे पास और भी बहुत से आपकी ऑप्शन है। वाइस प्रेसिडेंट देखो, पीएमएलएन की मरियम नवाज साहिबा आज कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर पार्टियों ने रिजाइन करने का फैसला किया तो तमाम मुंतखब अराकीन तमाम पार्टियों के किसी दबाव में आए बगैर फौरी तौर पर इस्तीफा दें और जो नहीं देगा उनके घरों का घेराव करेंगे। मतलब क्या पीएमएलएन के वर्कर्स पीटीआई पीपल्स पार्टी या फिर जेयूआई फे के वर्कर्स के भी घरों का घेराव करेंगे? बिल्कुल, हम तो कम से कम हमारी पार्टी तो करेगी। आपको पता है कि पंजाब में हमारे जो 5-6 जो एमपीएस थे वो वजीर आला से मिलने गए, पार्टी को तमाद में लिए बगैर चले गए कि हम अपने काम कराने गए थे। फिर उनका जो अशर बाकी एमपीएस ने किया वो आपके सामने है। लोगों ने उनके घरों, जो वोटर थे उनके घरों पे जो अशर किया वो आपके सामने है। तो अवाम अब कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अवाम सियासी पार्टियां पीछे रह गई हैं, अवाम आगे के चल रहे हैं। बिल्कुल तो सही फरमाया न्याई साहब, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद थोड़ी सी मसलहत का शिकार होगी, उनके पास हुकूमत है सिंध में। नहीं, वो अब भी उन्होंने कह दिया है कि दो अगर इत्तेफाक ऐसे तय होता है, अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई है आसिफ जरदारी साहब की और मीर नवाज शरीफ साहब की। इस इस्तीफों के एक्शन पे काफी गौरव होत किया गया है और इसी मुझे लग ऐसे रहा है कि कल जो मीटिंग होगी उस पे इस्तीफों का टाइम जो है वो मुतय्यन कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे हम हफ्ते बाद देंगे, 2 बाद देंगे या जनवरी में देंगे। सही फरमाया न्याई साहब। एक छोटी सी बात और मुझे बता दें कि अगर सूबाई हुकूमतें इंटैक्ट रहती हैं और इस्तीफे हो जाते हैं सेंटर में से और सूबाई हुकूमतों में से भी अगर हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो रहती है सूबे में सिंध में, तो सेनेट के इलेक्शन तो होंगे क्योंकि जो उनका फ्रेंचाइज है वो तो रहेगा वहां पे और सूबाई असेंबलियों ने इलेक्ट करने हैं सेनेटर्स, तो उससे फर्क अगर नहीं पड़ेगा तो फिर नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? नहीं, एक तो बात है कि जी कौमी असेंबली से भी 2 मेंबर का इंतखाब होता है, 2 मेंबर की असेंबली से भी होता है। अगर हम रिजाइन दे देंगे उसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ जाएंगे। हम तो असेंबली को चलने नहीं देंगे असेंबली को, लेकिन अगर असेंबली में बैठे नहीं होंगे तो फिर उसे चलने से कैसे रोकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चलें, बिल्कुल पीडीएम का फोरम इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमीरुल्लाह जान आफरीदी साहब, जेयूआई फे के पास सदारत पीडीएम की, 26 नुकात पहली एपीसी में हुए और उसके बाद इन कैमरा जो डिसीजंस हुए और उस पर तकरीबन जस्ट शॉर्ट ऑफ ओथ सबसे कहा गया कि जनाब इस दफा जो पहले होता रहा अब नहीं होगा। डू यू थिंक कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर पीपल्स पार्टी इस चीज पर आमादा हो जाएगी कि सूबाई असेंबली भी खत्म की जाए और इस्तीफे भी दिए जाएं? देखिए ज़मीर, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये गवर्नमेंट जो कह रही है हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस्तीफे दे भी दें तो हम री इलेक्शन करा देंगे, ये देखें इतना आसान नहीं है। इलेक्टरल कॉलेज ही जब आपका नहीं हो, आपका सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकेगा और सेनेट को एक दिन आप खाली नहीं रख सकते हैं। इनको समझ आनी चाहिए कि ये कोई 8-10 सीटों की बात सूबाई असेंबलियां भी इंटैक्ट रहती हैं, आप लोग इस्तीफे दे दें तो फिर जो मैंने सुना ना कि अगर इस्तीफे दे भी दें तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम री इलेक्शन करा देंगे, ये ऐसा आसान नहीं है ना। जब आपका इलेक्टरल कॉलेज ही ना हो, सेनेट के इलेक्शन आपके आ रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि नहीं जी वो रुका रहे जब हम इलेक्शन करा दें फिर देखें, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा इशू है, 12 मार्च मेरे ख्याल में सेनेट का टाइम है, ये बहुत बड़ा इशू है और ये पॉसिबल नहीं होगा, गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी। अगर ये रिजिग्नेशन आ जाती हैं तो ये बिल्कुल ये आगे ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, कंफर्म बात है। आधी असेंबली की बात हो रही है क्योंकि अलायंस में है ना, उनके तो अपने 153 वोट्स हैं, बाकी तो अलायंस में। तो एक तो ये इनके जहन में क्लियर होना चाहिए कि ये छोटी बात नहीं है, जिस दिन रेजिग्नेशन आ गए इनका काम तमाम हो गया। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, देखें पीडीएम में काफी पार्टियां हैं, 11 पार्टियां हैं तकरीबन, और मेजॉरिटी पे बात उधर डिसीजंस होते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए वजन के हवाले से नहीं है कि किस पार्टी का कितना वजन है। देखे ना, वो तो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो पीडीएम में शामिल हो चुके हैं और उनकी इक्वली राय है। अगर कोई छोटी पार्टी भी बात करता है तो वो उतना ही वजन रखता है जो कोई और पार्टी करता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि वो उनकी अपनी अगर ख्वाहिश हो वो अलग बात है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं
کہ موجودہ حکومت کے خلاف اگر آپ ری الیکشن بھی کرا دیں سندھ یا پنجاب میں تو پنجاب میں کنفرم پی ایم ایل این نواز شاید آپ سے ساری سیٹیں لے جائیں اور گورنمنٹ فارم کر دیں. جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں, ہر ایک کو نظر آ رہا ہے, پاپولیرٹی ان کی بڑھ رہی ہے وہاں پنجاب میں. اسی طرح سندھ میں بھی اگر کوئی یہ سوچے کہ پیپلز پارٹی سے وہ الیکشن جیت جائیں گے, میرے خیال سے یہ ویسی خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں اپنی لیے. مولانا صاحب تو تو ان ان پارٹیوں اپنی سیٹ ہار گئے تھے, تو مولانا صاحب کس دیکھیں مولانا صاحب کو تو ہرا لیا گیا. ابھی بھی 15 ممبر نیشنل اسمبلی میں اس وقت, یہ آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کے سٹیکس نہیں لگے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں. پروونشل کے پی کے اپوزیشن لیڈر جے یو ایف کا ہے, بلوچستان اپوزیشن جے یو ایف ہے, یہاں پہ 15 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسی پتہ نہیں کچھ چینلز پہ میں سن رہا ہوتا ہوں کہ نہیں جی وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے تو ان کا کچھ سٹیک پہ لگا ہوا نہیں. یہ ویسی فضول باتیں. دیکھیں اس کا کیڈر دیکھیں, اس کا لیول دیکھیں. ایسا یہ کوئی ہمارے جیسے چھوٹے موٹے ممبرز تو نہیں ہے کہ جی ہم ایک دفعہ اسمبلی نہ جائیں. اب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال یہ ہے کہ it's good to be a king maker than to be a king. مطلب وہ پیچھے بیٹھ کر یہ ان کی اپنی بصیرت جو ان میں ہے, اور یہ سارے مانتے ہیں, یہ سارے پولیٹیکل بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو اپنا استاد, اپنا محترم, اپنا دوست سمجھتے ہیں. تو کچھ تو بات ہوگی نا, اگر ایسا ہے کچھ تو بات ہوگی ان کی بصیرت کی وجہ سے. پی ایم ایل این کوئکلی 30 سیکنڈز, پی ایم ایل این کیوں جمپ کرنا چاہتی ہے تیزی سے؟ کیونکہ ابھی تک مطلب نیازی صاحب نے بھی کہا کہ شاید انہوں نے سفر زیادہ کیا ہے میرے خیال سے. میاں صاحب بھی ملک سے باہر گئے ہیں, باقی بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ میرے خیال سے زیادہ ایگریسو بھی اسی لیے ہوئے ہیں کہ پولیٹیکلی انہوں نے سفر زیادہ کیا ہے, ایگزائل میں ہیں, جیلوں میں ہیں. تو وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں اس بات کی کہ جو پلان پی ڈی ایم کا بنا ہوا ہے چلے بے ترتیب اس پہ چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاسٹ پوائنٹ پہ کیوں نہ جائیں, تاکہ وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آر ہی ہوگا, آر ہو یا پار ہو, کہنا تو اس کو پار چاہیے تھا ایگزیکٹلی, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جی بس وہ جلدی سے ہو جائے. بہت بہت شکریہ احمد یار ہراج صاحب, سینیٹر جان آفریدی اور سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.